हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पार्ट 1 वीडियो में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया गया था 1911 में, 1911 में, और फिर रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया था 1913 में बोर्स मॉडल। तो ये बीच के जो 2 साल है इसमें कुछ और एडवांसमेंट हुए थे थ्योरीज में, और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए थे। उन थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके बोर ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस बोर्स मॉडल ऑफ एटम वी शुड डिस्कस अबाउट द एडवांसमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दीज 2 years। तो हमें बोर के मॉडल को समझने के लिए इसके पहले जो 2 साल हैं इनमें क्या क्या एडवांसमेंट हुआ था, क्या क्या कॉन्सेप्ट नए बिल्डअप हुए थे, हमें उनको स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन और रेडिएंट एनर्जी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, फिर बोर्स मॉडल अच्छे से समझ में आएगा हमको। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और वी कैन से रेडिएंट एनर्जी थ्योरी, this theory tells us about energy transmitted from one object to another object in the form of waves। इस थ्योरी से हमको ये पता चलता है कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर हो रही है या जो ट्रांसमिट हो रही है एनर्जी, ट्रांसमिट का मतलब है वही ट्रांसफर होना। जैसे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इससे जो एनर्जी है दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी तो वो वेव के फॉर्म में होगी। तो हमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हमको पता होने चाहिए, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड दे रखे हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सीक्वेंस में ये चैप्टर पूरा कराऊंगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हम लोग बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे थॉमसन पढ़ा है, रदरफोर्ड पढ़ा है, फिर हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, फिर वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ने हैं, तो सीक्वेंस में, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैं आता हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी हमको क्या बताती है, पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, the energy is transmitted, transmitted का मतलब है ट्रांसफर होना। the energy is transmitted from one object to another object, from one object to another object, one object to another object in the form of waves, in the form of वेव्स। अच्छा, वेव्स कौन सी हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, ईएम वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स कंटिन्यूअसली। और ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कैसे होगी? वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती है हीट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का जो ट्रांसफर है वो कंटिन्यूअसली होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगा। तो अब हम लोग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि ये हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए, मैं यहां पे हेडिंग लगा देता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, सबसे पहला है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला क्यों गया है? तो इसीलिए बोला गया है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएटेड हैं। तो मैं सबसे पहले यही लिखता हूं, दीज वेव्स are associated, these waves are associated with electric field and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ ही ये एसोसिएटेड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपना ही मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड से कोई भी डेविएट नहीं होती हैं, बिल्कुल भी डेविएशन शो नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि इनको अपनी सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके सराउंडिंग में कैसा एनवायरनमेंट है, क्योंकि इनके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपना ही मैग्नेटिक फील्ड है।
तो दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब एक चीज और समझिए यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका 90 डिग्री पर ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। देखिए मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूं, जैसे मान लीजिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बी से रिप्रेजेंट किया है, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है। तो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इस तरह से आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल with the speed of light, travel with the speed of light। और हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, देखिए कैपिटल C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं और जो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, electromagnetic waves do not require any medium for their propagation। अपने चलने फिरने के लिए इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब थोड़ा सा समझिए यहां पर, जैसे मान लीजिए हम किसी तालाब के किनारे हैं और हमने तालाब में एक छोटा सा पत्थर ऐसे फेंक दिया, तो हम लोग देखते हैं उस तालाब में ऐसे राउंड राउंड इस तरह से सर्कल से बन जाते हैं। तो वो वहाँ पर वेव्स जनरेट हुई हैं और उन वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। आप लोग देखते होंगे जिस जगह पर पत्थर गिरा है उस जगह से बाहर की ओर सर्कल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो देखिए मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए, चलने फिरने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने फिरने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। चलिए अब एक और कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये लाइट वेव की भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर, लाइट वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन तीनों के नाम में वेव तो लगा ही हुआ है, लेकिन इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल सेम हैं, तो लाइट वेव्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे साउंड है, साउंड वेव, तो हम लोग, मेरी आवाज़ हॉल में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति तक इसीलिए पहुंच जाती है क्योंकि यहाँ पर एयर मौजूद है। यही आवाज़ जब हम लोग एस्ट्रोनॉट्स जब मून पर जाते हैं तो उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहाँ पर एयर एज ए मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस की कि इनके सबके नाम के पीछे वेव लगा हुआ है। तो ये वेव क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो वेव एक्चुअली में है क्या कि किसी भी मीडियम में जो, या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई वाइब्रेशन हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां पर वेव जनरेट होती है। अब वेव को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तब जाकर हम लोगों को ये वेव और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए ये थी हमारे पास में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक चीज और देखिए, हम लोग एक टर्म यहां पे यूज करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ऐसी वेव जिनके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड है, और बाकी की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों को लिखवाई दी हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है, तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेव्स
और वी कैन से कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। तो हम लोग इसको समझेंगे, बट हम लोग पहले वेव को समझ लेते हैं कि ये वेव क्या चीज़ है और वेव को डिफाइन करने वाले टर्म कौन कौन से हैं। तो देखिए, हम लोग बहुत धीरे धीरे पॉइंट वाइज चलेंगे और इस वीडियो क्लास में मैं आज केवल आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और केवल वेव के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। तो हम लोग एक वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों के ऊपर कोई भी लोड या बर्डन ना पड़े। तो देखिए, मैं यहाँ पर अब आपके सामने लिखता हूँ दैट इज वेव। ये वेव क्या है? तो सिंपली देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है, उसको जनरली हम लोग बोल देते हैं वेव। तो मैं वेव को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहां बनाता हूं। देखिए, तो वेव को हम लोग जनरली यहां पे लिख देता हूं वाइब्रेटिंग सोर्स। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया दिस इज वाइब्रेटिंग सोर्स। अब वाइब्रेटिंग सोर्स से जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में जा रही है वो किसकी फॉर्म में जा रही है? वेव की फॉर्म में जा रही है। मैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो उस वेव को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, कुछ इस तरह का हमको एक तरह से ग्राफ मिल जाता है, कुछ इस तरह का, लाइक दिस। ठीक है, यहां पर ये है इसका ओरिजिन पॉइंट, दिस इज ओरिजिन। ये ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट पर जाती है, फिर ओरिजिन पर आती है और फिर मैक्सिमम डेप्थ में जाती है, फिर ओरिजिन पर आती है, फिर हाइट पर जाती है, फिर डेप्थ में जाती है। तो इस तरह से अल्टरनेट मैक्सिमम हाइट, अल्टरनेट मैक्सिमम डेप्थ, फिर अल्टरनेट मैक्सिमम हाइट, इस तरह से हम लोगों को एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है वेव की फॉर्म में। अब इसी को समझने के लिए देखो, ये जो ऊपर वाली जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस वन, इसको बोलते हैं क्रस्ट, CREST। और ये जो नीचे वाला पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, दिस वन, इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, दिस इज ट्रफ। फिर दोबारा से ये क्या बन गया? ये क्रस्ट बन गया, CREST, क्रस्ट। तो हम लोग सिंपली वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ इज नोन एज वेव। तो देखिए, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक साइकिल कंप्लीट होने पर जो हमको ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ है पूरा एक, तो इस ग्राफ का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहां से मैक्सिमम हाइट, यहां से मैक्सिमम डेप्थ, तो यहां से एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल जो कंप्लीट हुआ है दैट इज नोन एज वेव। अब इसी वेव को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकता हूं मैं वेव की डेफिनेशन? देखो, इट इज डिफाइंड एज द साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब लगातार, साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन, साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ का साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्रस्ट यहां पर है, दूसरा क्रस्ट यहां पर है, नहीं, एक क्रस्ट और फिर दूसरा लगातार ट्रफ। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं? एक वेव जनरेट करते हैं। तो आपको वेव की डेफिनेशन पता चल गई, साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वन वेव। अब देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर वेव से रिलेटेड आते हैं, वो भी मैं यहां डिस्कस कर देता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला टर्म है दैट इज वेव लेंथ। आपको नाम से पता चल रहा है, वेव लेंथ का मतलब हो गया वेव का वेव और उसकी लेंथ, मतलब एक वेव की लेंथ कितनी है। आप लोग खुद सोचिए, एक वेव ये है, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, तो एक वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? एक वेव ने यहां से और यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहां से लेकर यहां तक की। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग एक ग्रीक लेटर से दिखाते हैं जिसका नाम है लैम्डा, LAMDA, दिस इज लैम्डा। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन वेव, एक वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। अब एक वेव ये है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। तो देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट CREST और दूसरा डिस्टेंस ऑफ ट्रफ
इन दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसको क्या कर दो, उसको ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए। भाई ये क्रस्ट की डिस्टेंस है, ये ट्रफ की डिस्टेंस है, दोनों को सम कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, वेव मिल जाएगा। या एक वेव के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। नाउ कम टू द सेकंड टर्म दैट इज वेव नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सारे डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछी जाती हैं। वेव नंबर, अच्छा वेव नंबर को हम एक ग्रीक लेटर से दिखाते हैं दैट इज ऐसे v, और इसकी एक आर्म को ऐसे घुमा दीजिए तो ये बन जाता है न्यू। दोबारा से देखिए ये जो बना है दिस इज न्यू, NU, और इसके ऊपर मैंने ऐसे डंडा लगा दिया, इसको बोलते हैं न्यू बार। तो ये ग्रीक लेटर है न्यू बार। अब वेव नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए एक वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है दैट इज लैम्डा। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, लैम्डा को हम लोग जनरली किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में कर सकते हैं, पिकोमीटर में कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करने की अलग अलग यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, है ना, एंगस्ट्रॉम, बहुत सारी यूनिट है। अब मेरे पास वेव नंबर है, देखिए एक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है दैट इज लैम्डा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो बड़े ध्यान से देखिए, लैम्डा डिस्टेंस में, इन लैम्डा डिस्टेंस हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट, 1 वेव। इन लैम्डा डिस्टेंस हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट, 1 वेव। तो इन 1 डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस का मतलब क्या है, यूनिट डिस्टेंस, और 1 डिस्टेंस में कितनी होंगी, 1 अपॉन लैम्डा वेव होंगी। इसका मतलब देखिए डेफिनेशन क्या निकल कर आई है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। देखो लैम्डा डिस्टेंस में कितनी वेव आ रही है, 1 वेव लैम्डा डिस्टेंस में, तो यूनिट डिस्टेंस में कितनी आएंगी, 1 अपॉन लैम्डा। तो सीधे सीधे मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा है, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट या तो सेंटीमीटर इनवर्स होगी या मीटर इनवर्स हो जाएगी, और जो भी मैं यहाँ यूनिट करूंगा वो सब इनवर्स में आ जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा है और लैम्डा क्या है भाई, डिस्टेंस है। तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स या पिकोमीटर इनवर्स, इस तरह से वेव नंबर की यूनिट आपको मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वाला टर्म समझ में आया होगा। वेव नंबर है यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस में जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है। नाउ कम टू द थर्ड इंपोर्टेंट टर्म, टाइम पीरियड। बहुत इंपोर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, और टाइम है तो डेफिनेटली इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। चलिए तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या बन सकती है कि द टाइम टेकन बाई ए वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक वेव के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लिया जाता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, टाइम टेकन बाई ए वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल, टाइम टेकन बाई ए वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। अब एक चीज समझिए कि एक वेव के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल का मतलब कितना है, कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है वो, लैम्डा। तो इसका मतलब यहां पे एक चीज समझिए आप लोग कि t सेकंड में एक वेव कंप्लीट होती है, t सेकंड में एक वेव कंप्लीट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। टाइम पीरियड क्या है कि वेव के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में, या मैं क्या बोल सकता हूं कि एक वेव कंप्लीट होने में जो समय लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। Now come to the fourth important term that is frequency, that is frequency। और frequency को हम लोग ग्रीक लेटर से दिखाते हैं that is known as न्यू। देखो ये न्यू है और ये न्यू बार है, NU न्यू, और उसके ऊपर हमने ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रो खींच दिया दैट इज बार। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू, सिंपली न्यू, ये न्यू है, ठीक है। अब देख फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर of waves completed in 1 second, number of waves completed in 1 second, या मैं क्या बोल सकता हूं in unit time। यूनिट टाइम में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। समझिए आप लोग, हम लोग जानते हैं
टी सेकेंड, इन टी सेकेंड्स हाउ मेनी वेव्स आर कंप्लीटेड, 1 वेव कंप्लीटेड सिंपली। तो इसका मतलब इन 1 सेकेंड, इन यूनिट टाइम हाउ मेनी वेव्स आर कंप्लीटेड, 1 अपॉन टी। तो दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली मेरे पास न्यू क्या निकल कर आ गया, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। और हम लोग जानते हैं टी की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो न्यू की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स, या हम लोग इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिट टाइम में कितनी वेव कंप्लीट हो रही हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। टी सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हो रही हैं, 1। तो 1 सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट होंगी, 1 अपॉन टी। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ कम टू द फिफ्थ इंपोर्टेंट टर्म, दैट इज एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड। ये क्या है, देखिए कि किसी भी वेव में जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ जो है फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखिए एम्पलीट्यूड, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। मैक्सिमम हाइट हो सकती है क्रेस्ट की या मैक्सिमम डेप्थ हो सकती है ट्रफ की। तो दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। और इसको सिंपली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम टू द इंपोर्टेंट सिक्स्थ टर्म, दैट इज वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी। और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या है, जनरली हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, देखिए एक वेव के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, लैम्डा। कितने समय में ट्रेवल की जा रही है, टी में। तो मेरे पास देखिए मैं वेलोसिटी को सिंपली रिप्रेजेंट करता हूं सी से। तो सी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख सकता हूं, न्यू। तो मेरे पास आ गया सी इज इक्वल टू लैम्डा, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, या मैं लिख सकता हूं न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है। देखिए वेवलेंथ को लैम्डा से कर रहे हैं, वेव नंबर को न्यू बार से कर रहे हैं, दिस न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। फिर टाइम पीरियड को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। फिर कम टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला मिल गया, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उनके फॉर्मूले हैं जिन पर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिन पर मतलब न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ से ये जान पाए हैं कि व्हाट इज वेव और वेव से रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको क्लियर किया था, स्पेक्ट्रम का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब जैसे यहां समझिए, वेवलेंथ आपको समझ में आ गया होगा यहां से कि भाई किसी भी वेव के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो वेवलेंथ है। एक चीज और आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे कि जिस वेव, हम लोग जान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। तो डेफिनेटली वेव के साथ में क्या होगी, वेव के साथ में एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं लिख सकता हूं C अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम सिंपली मीन्स द कलेक्शन ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मैं लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेव्स, कौन सी वेव्स, EM वेव्स, कलेक्शन ऑफ EM वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक सीक्वेंस में लिखते हैं। चलिए, इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस ये बना दिया है, एक बॉक्स है ये। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां लिखता हूं मैं रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रेडियो वेव से, फिर लिखते हैं हम लोग माइक्रोवेव्स, फिर लिखते हैं
इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। फिर लिखते हैं विजिबल रेज, जो कि वाइट लाइट है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, विजिबल रेज, ठीक है। फिर लिखते हैं यूवी रेज, यूवी रेज। फिर लिखते हैं एक्सरे, एक्सरेज। फिर लिखते हैं गामा रेज। तो इस तरह से देखिए यहां पर है लैम्डा ज्यादा, लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा ज़्यादा है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पर आते आते लैम्डा क्या हो रहा है, लैम्डा कम हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया एक रिलेशन है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, अगर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो यहाँ रेडियो वेव से हम लोग धीरे धीरे गामा रेस की ओर जा रहे हैं। तो लैम्डा क्या हो गया, कम, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स गामा रेस की एनर्जी क्या है, गामा रेस की एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ रेडियो वेव्स की एनर्जी क्या है, कम है, एनर्जी कम है। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है इसको, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा रेज। अच्छा, ये जो यहाँ पे विजिबल रेज हैं, विजिबल रेज में 7 कलर आते हैं, आप लोग जानते हैं। देखिए मैं ऐसे बना देता हूँ उन 7 कलर को। यहाँ पर है वी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से विवग्योर वाला सिस्टम आपको मिलता है। विजिबल रेज की हेल्प से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। चलिए, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इन आपको दे दी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपसे अरेंज करने को पूछ लेगा किसकी लैम्डा ज़्यादा है, किसकी लैम्डा कम है। अच्छा, मैं थोड़े से यूज़ और आपको अगर यहाँ क्लियर कर दूँ तो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं रेडियो कम्युनिकेशंस में, जैसे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, उसमें रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में। इंफ्रारेड यूज़ होती है रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस में। हम लोग अपने घर पर रिमोट कंट्रोल, या आपने देखा होगा डिस्कवरी पर जो नाइट विजन कैमरा जो होता है उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स हम लोग यूज़ करते हैं। विजिबल रेज की हेल्प से हम लोग देख पाते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं इसको सिंपली। विजिबल लाइट को क्या बोल देते हैं, वाइट लाइट, ठीक है, या ऑर्डिनरी लाइट। यूवी रेज हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए, सैनिटाइज का मतलब जर्म्स को किल करने के लिए। फिर एक्सरेज किसी भी फ्रैक्चर्ड बोन की इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। फिर आते हैं गामा रेज, ये रेडियो एक्टिव रेज हैं, अल्फा बीटा गामा रेज हैं, ये रेडियो एक्टिव रेज, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस करता हूँ रिलेटेड टू वेव्स, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो हम लोग न्यूमेरिकल करने से पहले सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेते हैं। देखिए, लैम्डा है वेवलेंथ, ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा है न्यू बार, टी है टाइम पीरियड, 1 अपॉन टी है फ्रीक्वेंसी, ए है एम्पलीट्यूड और सी बराबर है लैम्डा इंटू न्यू, या मैं लिख सकता हूं न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं मेरे पास, इनसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ दिस। देखिए, हम लोग जानते हैं रेडियो वेव्स क्या है, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैंने आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली देखिए मेरे पास c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास डिस्टेंस है 8 × 10⁷ किलोमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 8 × 10⁻10 मीटर, ठीक। हमसे पूछा गया है कितना टाइम इसको लगने वाला है। हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमको टाइम निकालना है। तो देखिए सीधे सीधे स्पीड बराबर सिंपल डिस्टेंस
अपॉन टाइम। डिस्टेंस, अब हमको टाइम पूछा गया है तो सिंपली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर और स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल और ये आ गया मेरे पास 8/3 इंटू 10 टू द पावर 2 एंड दिस इज सेकेंड। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया कि रेडियो वेव्स को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द लैम्डा न्यू बार ऑफ ए लाइट वेव हुज टाइम पीरियड इज दिस। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, और हमको इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। हमको केवल यहाँ पे दिया गया है टाइम पीरियड और टाइम पीरियड है 2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाई अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। मतलब क्या है कि इतने सेकंड में, इतने टाइम में इसने लैम्डा डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। ठीक, और हम लोग एक पॉइंट और जानते हैं कि न्यू बराबर होता है 1/t। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 10 टू द पावर -10 और ये सेकंड, तो मेरे पास न्यू निकल कर आ गया दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरे पास आ गई फ्रिक्वेंसी। और हम लोगों को एक फॉर्मूला और आता है कि न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। मेरे पास न्यू है, न्यू की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, और इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो मैं यहाँ से लैम्डा निकाल सकता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। दिस इज द वेव लेंथ। फिर हमसे पूछा गया है वेव नंबर, तो हम लोग सिंपली जानते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है तो हम लोग लिख देंगे 1/6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6। तो ये लगभग आ जाएगा 16.6 समथिंग। तो दिस इज वेव नंबर, जिसको हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरह के न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बाकी के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन वेव और उससे रिलेटेड टर्म से दे रखे हैं। तो हमने इस वीडियो में बोहर के मॉडल से पहले जो एडवांसमेंट हुए हैं उसमें पहला एडवांसमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएंट एनर्जी, जो हमको बताती है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी वेव की फॉर्म में जाती है, कंटिन्यूसली जाती है। तो इसके बारे में हमने समझा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में समझेंगे, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, फिर आएंगे हम लोग बोर्स मॉडल पर। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए लॉकडाउन का, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।